चलो रिकॉर्डिंग मैंने किया बेटा, ठीक है। तो अपन ने ये बोलो सर। तो फिर 1 ग्राम ऑफ SO4 क्या होगा? SO42। एक मिनट, अपन ने कहा, मैंने आपको एक बार मैं समझ गया, अब तुम क्या पूछना चाहते हो। अभी देखना, मैंने आपसे कहा था अगर अपन ऐसे, एक बात और लिखते हैं अपन ऐसे, देखो अपन ने एक बात लिखा हुआ है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये अपन को पता है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12। मतलब हमारे लिए 1 डजन अगर 12 यूनिट है तो 1 मोल इतना यूनिट होता है। अपन को एक बात पता है, जैसे अभी अपन लिख रहे थे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 12 ग्राम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ग्राम में 1 मोल होता है, 1 मोल इज इक्वल टू इतना नंबर होता है, जैसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो 12 ग्राम 1 डजन होता है, तो 1 डजन मतलब कितने, तो अपन कहेंगे 12 एटम। 1 डजन मतलब 12 एटम, जैसे 1 डजन 12 होता है वैसे ही ये होता है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको रहने देते हैं, एक और ले लेते हैं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, ये होता है। तो फिर इसका मतलब है इतने एटम ऑफ सोडियम, एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो अगर 23 ग्राम में इतने एटम्स हैं, या 23 ग्राम 1 मोल होता है, तो इसका हाफ मोल कितना होगा, तो अपन कहेंगे 11.5 ग्राम्स। ओके, इसका मतलब है मैं नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिख सकता हूं। अगर मुझे एक और, मतलब मैं एक इक्वेशन बनाना चाहता हूं, अब अपन ये तो अपन को पता है, ये अपन ने बहुत डिस्कस किया है। अगर 1 मोल 23 ग्राम है तो बताओ x मोल कितने ग्राम होगा, तो अपन कहेंगे देख भाई x मोल हो जाएगा 1/20, दैट इज 1/23 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू हो जाएगा इतना मोल हो जाएगा। दिस इज द मोल्स। अब ये तो 1 है, ये x मोल था। अगर 1 मोल 23 है तो x मोल कितना होगा, तो अपन ने कहा हो जाएगा भाई 23 x मोल्स, मतलब कुछ गड़बड़ किया मैंने, रुकना, मुझे मोल्स से कोरिलेट करना है तो मोल्स को इधर को लिखता हूं। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है ना, क्योंकि सोडियम एटम इज इक्वल टू होता है 1 मोल मतलब 6.023 की जगह मैं लिख लेता हूं 23, ये लिखा अपन ने। तो मैं चाहता था कि मैं x ग्राम ले लूं, कि भाई x ग्राम है तो क्या लिखेंगे अपन, तो ठीक है। अगर आपने मुझे कहा मेरे पास देखो भाई अगर 23 ग्राम होता है तो आप 1 मोल सोडियम बोलते हो, अगर मेरे पास x ग्राम होता तो अपन कहते 1/23 इंटू एक्स लिख देता, कितना मोल सोडियम होता, ठीक है। इसका मतलब है तुम ये बोल रहे हो मुझे कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसी के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका ग्राम और उसका एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल यही बोल रहा हूं। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है, तो अगर किसी का मास मुझे गिवन है तो मैं मोल्स बता सकता हूं। हाँ आप बता दो किसमें, मतलब सोडियम का अगर 23 ग्राम 1 मोल होता है तो इसका अगर 2 ग्राम होता तो कितने मोल्स होते, तो बता देता 1/23 इंटू 2। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, वो कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू, अब अपन जनरलाइज्ड बना रहे हैं, मुझे x ग्राम गिवन है किसी का, तो मैं कहूंगा देख भाई वेट इन ग्राम मुझे गिवन होना चाहिए और डिवाइडेड बाय मैं एटॉमिक वेट से डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑफ एटम्स। अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि कार्बन का 1 मोल, तो तुम कहोगे भाई जितना एटॉमिक मास है उतना ही वेट ले लो। या सोडियम का मेरे पास 1 मोल चाहिए मुझे सोडियम, तो फिर कहेंगे अच्छा एटॉमिक मास 1 होता है तो 23 ग्राम ले लो, इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो अगर सोडियम का मेरे पास 2 ग्राम है, तो या मान लेते हैं अपन की 11.5 ग्राम है, तो अपन कहेंगे 11.5, इधर लिखो 11.5 डिवाइड बाय 23 कर लो, हाफ मोल हो गया, क्योंकि 1 मोल 23 होता है तो 11.5 कितने होगा, हाफ मोल। इसका मतलब अगर मुझे किसी का वेट इन ग्राम गिवन है तो उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट कर लूंगा, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट से कैलकुलेट करके बता दूं। ठीक है, वी गॉट इट कि भाई अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब इसमें ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपन को इसलिए पूछा था क्योंकि इस पर एक बात पूछनी थी। सर आप लिखते हो ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। और इसको आपने एक और बात लिखा था 1 ग्राम एटम, मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम भी होता है, 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस। ये ऐसे भी बताया था आपने, फिर आपने एग्जांपल लिख के बताया था 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 ग्राम्स, और फिर आपने लिखा था 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, इसको भी आपने 23 ग्राम बताया था। ये दोनों में 1 मोल आप 23 बोल रहे हो, 1 ग्राम एटम भी आप 23 बोल रहे हो, क्योंकि देखो अगर मुझे ऐसे ग्राम होता गिवन होता ना 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, अब ध्यान देना, देखो आपने 1 ग्राम एटम लिखा है और यहां पर 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम लिखा है, दोनों के वर्डिंग में, दोनों के सेंटेंस में डिफरेंस है। आपने लिखा 1 ग्राम एटम, तो मैंने अज्यूम कर लिया 1 ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, लेकिन 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम मतलब 1 ग्राम सोडियम, और अगर 1 ग्राम सोडियम होगा तो वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 23 मोल्स, इससे कैलकुलेट करूंगा। अब दोनों को पढ़ो एक बार, ये 1 ग्राम एटम है ऑफ सोडियम है, और यहां पर लिखा है 1 ग्राम सोडियम, मतलब 1 ग्राम सोडियम है मेरे पास एटम, 1 ग्राम सोडियम एटम, और यहां पर क्या लिखा है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल। ये वर्ड की वजह से पूछा उससे कि सर ये वर्ड आपका एक बार बताओ फिर से वापस की, मतलब मैं कैसे अज्यूम करूंगा। यही वर्ड मैंने यूज किया था फॉर मॉलिक्यूल ऑल्सो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, gram molecular mass, that is mass of one molecule of substance, mass of 1 mole of substance, that is equal to 1 gram molecule of substance, तो वापस चेक कर लेते हैं भाई, देखो बस वर्डिंग में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। देख 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास ले लो ग्राम्स में, 18 ग्राम्स। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, और एक बार मैं लिखूंगा 1 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, मतलब मेरे पास इस वर्ड का मतलब हो गया कि मेरे पास 1 ग्राम H2O है, और इसका मतलब हो गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, दोनों में डिफरेंस है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल
1 ग्राम मॉलिक्यूल सभी के 1 मोल होंगे, मतलब 1 ग्राम मोल जैसे अपन ने लिखा ना यहाँ पर 1 ग्राम एटम। अब चाहे आप 1 ग्राम एटम सोडियम का लिखो, एल्यूमिनियम का लिखो, तो एल्यूमिनियम का मास लिख दूंगा, तो जिसका भी लिखोगे 1 मोल के लिए काउंट करूंगा। So 1 gram atom is equal to this much, that is equal to mass of 1 mole. वो था। ऐसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब 18 ग्राम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल। लेकिन अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल गिवन है, फिर नहीं मैं H2O मॉलिक्यूल बोलने वाला, फिर तो मैं बोलूंगा भाई मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो वेट लिखो और डिवाइडेड बाय 18 लिखो उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं बता दूंगा दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज हाउ आई कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स। अब अपन कहेंगे ठीक है, अगर इसमें एटम और मॉलिक्यूल आपने बताया तो कोई आयंस भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो 1 ग्राम आयंस ऑफ सल्फेट, ठीक है, और मेरे पास गिवन हो 1 ग्राम ऑफ सल्फेट आयंस SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब देखो दोनों में डिफरेंस है ना अपने लिए। अगर आपने 1 ग्राम आयंस लिखा है, ये बिल्कुल वैसे ही है 1 ग्राम एटम लिखा तो एटम के लिए है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा तो 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम आयंस लिखा मतलब 1 मोल ऑफ आयंस है, और 1 मोल ऑफ आयंस का मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम, सो दैट इज 96 ग्राम्स सल्फेट। लेकिन अगर आप लिखोगे 1 ग्राम ऑफ सल्फेटाइन, 1 ग्राम सल्फेटाइन प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इन ग्राम, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। ठीक है भाई, तो 1 by 96 ले लो, ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज क्लियर व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो अपन को चाहिए था वो अपना क्लियर। ठीक है, सो लास्ट टाइम वी हैव रिटन दिस, ये पार्ट अपन ने डिस्कस किया था, तो मेरे ख्याल से जो अपन डिस्कस कर रहे थे पार कट हो गया था, तो मैं भी पॉसिबल उसकी वजह से तुमको थोड़ा डांट रहा हूं। बट एक बात है, इसको देखने के बाद अपन को एक और बात पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देख भाई, एक तो अपन नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन को पता है, नंबर ऑफ मोल्स। पहले अपन ये देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कैसे करना। देख भाई, अपन ने लिखा 1 मोल ऑफ H2 ही लिख लेता हूं 18 ग्राम्स। अब वैसे भी अपन बता सकते हैं अगर 9 ग्राम होगा तो हाफ मोल, अगर 4.5 ग्राम है तो 1/4 of a mole. अपन ऐसे करते रहेंगे, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन ऐसे कहेंगे ना सर, अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है ना फ्रॉम द गिवन मास, अगर मुझे वेट गिवन है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूंगा, एटम है तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर। अगर 18 ग्राम है तो मॉलिक्यूलर वेट इज 18 है, H2 मॉलिक्यूलर वेट, मान लो H2 था तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, अगर 18 ग्राम दोगे तो 1 मोल आ जाएगा, 9 ग्राम दोगे तो हाफ मोल आ जाएगा, 4.5 ग्राम को दोगे तो 1/4 मोल आ जाएगा। एक तो अपन इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा अपन ने लिखा 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल is equal to 6.023 into 10 की पावर 23 यूनिट्स। ये बिल्कुल वैसे ही है, 1 डजन is equal to 12 यूनिट्स। तो अगर अपन लिखेंगे 1 डजन 12, तो बताओ 6 कितना डजन होगा? तो अपन कहेंगे हाफ। तो बताओ मेरे पास 3 होता तो कितना होता? तो 1/4। बताओ अगर 1 डजन होता तो, मतलब अगर 1 यूनिट होता तो कितना डजन? तो हमें क्या करना? 1 डजन 12 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 डजन। पूछो मैं बता दूं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट गिवन है तो ठीक है, कैलकुलेट कर दूंगा कितने मोल्स हैं। आप बताओ कितने यूनिट गिवन है, जैसे इसमें बता रहा था मैं डजन। अपन को पता तो है कैसे अपन ने डजन और यूनिट को कोरिलेट किया था। तो अपन कहेंगे अच्छा भाई ठीक है,
मेरे पास इतने यूनिट्स मतलब इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है। एटम होता तो एटम लिख देता, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिख दिया। तो मैं कहूंगा अगर मान लो मुझे किसी क्वेश्चन में इसके एक्स मॉलिक्यूल गिवन होते तो बताओ कितने मोल्स होते, तो अपन कहते हैं उसमें क्या है 1/6.023 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई एक्स कर लेता, कितने मोल्स हो जाते हैं एक्स मॉलिक्यूल। अच्छा, इसका मतलब है अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो किसी के तो मैं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके बता सकता हूं कि उसके कितने मोल्स होंगे। बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि आप कहोगे इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल होता है, तो बताओ जो गिवन मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना मोल है, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड भी पता है, लेकिन वो गिवन मॉलिक्यूल्स है, फ्रॉम गिवन मॉलिक्यूल्स। जहां पर मॉलिक्यूल लिखेंगे तो एटम भी लिख सकते हैं, अगर किसी कोई यहां पर एटम होता तो अपन यहां पर भी एटम लिखते हैं। तो गिवन मॉलिक्यूल से अपन कहेंगे भाई नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल, जैसे एक्स अपन ने लिया था, और डिवाइड किससे करना है अपन को, एवोगैड्रो नंबर से। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि अपन इसका ना थोड़ा छोटा ऐसे लिखेंगे, और ये सोडियम बिल्कुल नहीं है, और अपन झगड़ेंगे भी नहीं कि ये सोडियम है, वरना मतलब स्टूडेंट झगड़ना शुरू कर देते हैं मुझसे कि आप Na इसको भी लिखते हो और Na सोडियम को भी लिखते हो। तो अपन कहेंगे ठीक है, सोडियम तो अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे कि भाई इसको ना Na कर लेते हैं अपन ऐसे, एवोगैड्रो नंबर है ये, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई आपने मुझे दो चीजें बता दी, एक तो वेट इन ग्राम से मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं, या फिर मैं गिवन मॉलिक्यूल से भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज मोल्स एक नंबर है, जैसे डजन का कोई यूनिट नहीं होता, डजन एक नंबर है, वैसे मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता। तभी तो ग्राम में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अपन ग्राम में लेते हैं ना, तो ग्राम इसलिए लिख रहा हूं, वरना वेट लिख दो ना, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वो इसलिए कि अगर मुझे वेट मिलीग्राम में गिवन है तो भी मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में ग्राम में यूज करूंगा, इसलिए मैं उसको ग्राम लिख रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे अपन। अब पहले अपन एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। अब देख, अगर मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास, पहले अपन देख लेते हैं, वी नो दैट, यहां पर ऐसे लिखता हूं मैं, वी नो दैट 1 mole of any substance contains 6.023 into 10⁻23 यूनिट्स। अब आपकी मर्जी, आप इन यूनिट्स को कुछ भी लिखो, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो मर्जी चाहे लिखो। 1 मोल ऑफ बनाना, इतने बनाना, ओ जैसे पर लिखते 1 डजन ऑफ बनाना 12, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने क्या किया, इस सब्सटेंस को एटम लिखा, तो मैं लिख दूंगा भाई 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये लिख दूंगा मैं कि अब आपने यहां सब्सटेंस को बताया क्या है, तो मैंने वहां भी बता दिया कि भाई वो एटम्स है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम contain is equal to 6.023 into 10⁻23 atom of carbons, वो अपन को पता है एटम ऑफ कार्बन। तो अपन कहेंगे सर ये बार बार क्यों लिख रहे हो, लिखा तो है आपने, 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है, तो x कितना होगा, तो बता तो है आपने कितने मोल्स होंगे, कि अगर नंबर ऑफ एटम गिवन है तो मोल्स कितना होता है। और वेट इन ग्राम भी बताया आपने कि अगर 12 ग्राम होगा तो 1 मोल ही तो होता है, 12 ग्राम है तो ग्राम 12 गिवन है, एटॉमिक मास भी एटम, कार्बन एटम का 12 होता है, तो 1 मोल की बात कर रहे हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। जैसे अपन को गिवन होता, मान लो मुझसे कहा गया
मेरे पास ना 8 बनाना है। बताओ कितने डजन एप्पल होते हैं अगर बनाना और एप्पल का नंबर सेम है। अगर बनाना और एप्पल का नंबर सेम है तो बताओ मेरे पास कितने डजन बनाना है। तो अपन कहते हैं ठीक है भाई, ये 8 बनाना है तो 12 इज इक्वल टू 1 डजन होता है। तो 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 8 डजन हो जाएगा। और अगर दोनों का नंबर सेम है तो बताओ इसका नंबर कितना होगा। तो इसका कितना, जितना इसका डजन है उतना ही उसका डजन है। कितना हो गया, 1/12 इंटू 8 ना। तो नंबर कितना होगा इसका, तो नंबर ऑफ एप्पल विल बी इक्वल टू कितने हैं अपने पास, 1/12 इंटू 8 इंटू 12। अपने पास 8 है। तो अपन कहेंगे ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो सर आप, फिर मतलब 8 बनाना है, एप्पल भी बताना है तो 8 बता दो भाई। जितना डजन 8 में जितना डजन आएगा उतना ही डजन एप्पल का भी आएगा। तो आ तो रहा है 8 भाई, 8 तो 12 तो फिक्स होता है ना। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूं। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना मेरे पास कार्बन का x मोल्स है, तो आप चाहे उसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखो या वेटिंग ग्राम के फॉर्म में लिखो, मोल्स सेम ही रहेगा दोनों का। क्योंकि जैसे मेरे पास कार्बन का अगर 1 डजन है तो आप चाहे कार्बन को नंबर के फॉर्म में लिखो या वेट के फॉर्म में लिखो, आएगा 1 डजन के हिसाब से, मास भी आएगा या ये भी आएगा। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो इसके लिए जितना मोल्स आएगा इसमें उतना ही मोल्स इसमें भी आएगा, अगर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि मतलब मैं वेट लिखूं या मोल्स लिखूं, मेरे लिए दोनों बराबर। मैंने थोड़ा छोटा एग्जांपल लिया था, वो अपन डजन से ज्यादा फेमिलियर होते हैं ना। अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है 1 मोल, मैं ऐसे लिखता हूं 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है। अब आपने मॉलिक्यूल बता दिया मुझे, है कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। जैसे अगर मैं कहता हूं 1 डजन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, तो आप 12 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 लिखते हैं ना, जैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 मोल मतलब 16 ग्राम। आप ये एटॉमिक मास कैलकुलेट करना अपन को आता है, 12 ग्राम कार्बन और 4 हाइड्रोजन 1 ग्राम के, तो टोटल मास हो जाता है 16 ग्राम। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 16 ग्राम ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 6.023 into 10⁻23। ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग ना जब भी ज्वाइन करते हो ना तो तुम लोग अपने उससे ज्वाइन किया करो, मतलब रोल नंबर से और नाम से, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि कोई आईफोन से ज्वाइन कर रखा है, किसी ने लिखा हुआ है मैं रॉकी स्टार हूँ, है ना। तो वो फिर मुझे ऐसे, अब फिर कोई मतलब ऐसे करेगा मैं मतलब जॉन सीना हूँ, तो फिर मुझे डर लगेगा, है ना। तो ऐसे अपन नहीं करेंगे कि रॉक स्टार, आईफोन, लेनोवो, है ना। तो अपन ना क्या करेंगे, अपन अभी अभी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को, अभी चलने देते हैं अपन। लेकिन नेक्स्ट टाइम से अपन ना रोल नंबर और नाम के साथ ही लिखा करेंगे, है ना। ताकि मतलब इसलिए नहीं कि तुम लोग मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते वैसे, इसलिए कि मतलब सर को डरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो उल्टा सीधा पढ़ाना शुरू कर देंगे, डरेंगे तो। ठीक है ना। सर रोल नंबर कहाँ से लें? रोल नंबर अपन को रमेश सर ने दिया होगा ना, नहीं दिया? मेरे को नहीं मिला। अच्छा ठीक है, अपन रमेश सर से बात कर लेंगे और उनसे कहेंगे भाई रोल नंबर दो सबको। मैं आज ही बता दूंगा कि भाई ऐसे नहीं होगा, नहीं तो मैं कुछ गलत गलत पढ़ाऊंगा, फिर देख लेना बच्चे कुछ कहेंगे तो। ठीक है, लेकिन फिर वो मतलब डरेंगे ना, मतलब ऐसे। तो ठीक है, तो अपन ना चलो आगे बढ़ेंगे। अपन क्या करेंगे ना बेटा, अब देखो, अब 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कंटेन दिस मच मॉलिक्यूल ऑफ CH4। ठीक है भाई, अब इसका मॉलिक्यूल, जैसे इसमें आपने 1 मोल को 12 ग्राम लिखा, इसका मॉलिक्यूलर मास लिख लो, क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल है तो बंदा मॉलिक्यूल लिखा, पहले एटम था तो एटम लिखे थे। अब अपन कहेंगे 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कंटेन 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कंटेन
एटम्स ऑफ कार्बन, मैं लिखना चाहता हूं। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा आप कार्बन एटम चाहते हो ना, चलो देखो 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन एटम है। तो बताओ जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितने कार्बन एटम होंगे? अपन कहेंगे उसमें क्या सर उतना ही। है ना, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास उतने कार्बन लिख लो। तो अपन कहेंगे 1 मोल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कंटेन 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अपन कहेंगे अच्छा अब आप बताओ ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कंटेन, मुझे लिखना है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बताओ क्या है? सर 4 into 6.0 4 into 6.023 into 10 is to वो क्यों 4 क्यों करें अपन? सर One क्योंकि molecule एक contains molecule 4 अच्छा hydrogen atom. मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है, तो आपके पास जितने Methane molecules हैं, contains 4 उसके 4 carbon टाइम्स atom. हाइड्रोजन एटम होंगे। वेरी गुड, फिर तो मजा आ गया। ये लो भाई, फिर तो ऐसे अपन को मजा आ गया। ये 2 3 into 10 की पावर 23 ऐसे कर लिया आपने। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो अब बताओ क्या करोगे? कंटेन, अब क्या करूंगा? 5 into 6.023 and 10 raised to power 23. अच्छा तुम ये कह रहे हो कि भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं पहले ये बताओ, इतने ना? तो एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने एटम कर लो। वेरी गुड, मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। वो Na मतलब एवोगैड्रो नंबर ना, इतना बड़ा नंबर कौन लिखता बार बार, है ना, इंक और खराब होगी अपनी। ठीक है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो अपन ऐसे करते हैं, अपने पास गिवन है। अब मुझे लग रहा है कि मतलब किसी को डाउट है तो बताओ भाई, किसी को डाउट? ठीक है, तो फिर अगर मेरा आंसर दिया तो मुझे लगेगा तुमको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स, So 16 into Avogadro number. इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। 14 into Avogadro. So 10. देख So 10 होगा. बता कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में 12 होते हैं और H2 में No sir, 6. अबे रुक जा, Carbon में 6. होता है 6. कार्बन में 6 होंगे, उसका एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और मल्टीप्लाई पर को 4 करना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल में CH4 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक मॉलिक्यूल में 10। 10. भाई थोड़ा याद करना पड़ेगा अपन को। तो अपने पास Na मॉलिक्यूल्स थे, और Na मॉलिक्यूल्स है ना अपने पास, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? थोड़ा मतलब एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने में गड़बड़ किया। तो अच्छा बताओ, इस बार बताओ। अच्छा अब की बार तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। फिर CH4 के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। चलो देखते हैं, अब बताओ। Sir, 10? 10 Avogadro. No, not 10. Sorry. तो 6 into Avogadro. बता दिया ना मैंने, 6 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज द ओनली एटम जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं। हाँ सर, भूल गया मैं। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे भाई, कार्बन में ही होते हैं 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन इज द ओनली एटम ना जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, मतलब हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होंगे नहीं, कार्बन के ही न्यूट्रॉन 6 होते हैं, वो ले लो। अब बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं।
तो फिर मैं इसको हटा रहा हूं और अपन सर एक मिनट सर, एक मिनट। चलेगा बेटा, चलेगा, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे अपन से पूछेंगे। थोड़ा जल्दी करो। डन सर। ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं। अब अपन क्या करेंगे, एक बात और लिखते हैं, है ना। देखो अपन ने, मतलब अगर सभी ने सुना होगा व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी। तो थोड़ा सा लिखते हैं अपन, फॉर गैसेस होता है वो। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अपन सबने सुना होता है, उसको ऐसे लिखते हैं अपन एसटीपी। एसटीपी में अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। अभी अपन कुछ भी ऐसा नहीं लिख रहे, इसमें 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं, ऐसे लेते हैं। अगर मेरे पास दो अलग अलग गैसेस, एक O2 गैस है और एक CO2 गैस है, और मुझे गिवन है इन दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, फॉर बोथ, दोनों के लिए। अगर ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो अपन को एवोगैड्रो ने बताया था, एवोगैड्रोस सेज, या स्टेट्स भी लिख सकते हैं अपन, अभी बेचारा कहां कराएगा, स्टेट्स 1 mole of any gas, irrespective of the nature of any gas, occupies 22.4 liter of volume at STP, irrespective of the nature of gas। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से गैसेस है, क्या नेचर है। अगर 1 मोल गैस का है एसटीपी कंडीशन पे, तो वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है जो अपन को बताया गया था, irrespective of the nature of gas, of nature of gas। कौन सा गैस है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि, अच्छा देख, इसमें अपन से क्या कहा, उसने अपन से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि O2 गैस है या CO2 गैस है, कौन सा गैस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर CO2 गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 एटमॉस्फेयर पे, तो मैं कहूंगा इसका 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, अगर ये टेम्परेचर और ये प्रेशर गिवन है तो। ये हमको बताया गया, दैट इज अ रूल। वो उसके एक्सप्लेनेशन, उसका क्यों आया ऐसा वैल्यू, वो भी है, वो अपन आगे पढ़ेंगे गैसेस में। बट जैसे ये बताया ना 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ऐसा अपन को ये भी बताया गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज दिस मच वॉल्यूम। एनी गैस मतलब वो CO2 भी हो सकता है, वो O2 भी हो सकता है, वो N2 भी हो सकता है, वो कोई भी गैस हो सकता है। अगर आपने टेम्परेचर ये लिया है और 1 एटमॉस्फेयर लिया है, तो 1 मोल ऑफ द गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अच्छा, अगर 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर एट एसटीपी ऑक्यूपाई करेगा, तो अगर एसटीपी पे मुझे x लीटर गिवन है, तो अपन कहेंगे उसका मोल कैलकुलेट कर देंगे, 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय x, ये लो आ गया।
This was explained by Avogadros. 1 mole of any gas occupies, जैसे 1 mole of any substance occupies, any substance contain 6.023 into 10 की पावर 23. भाई वो नंबर भी तो कैलकुलेट किया होगा ना, ऐसे ही थोड़ी दे दिया होगा. That number was first predicted by, अपन उसको कहते हैं Avogadro's number, but it was first calculated by Faraday. वो अपने इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले उसने चेक किया था वो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज जनरेट हो सकता है. तो उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज को कोरिलेट करके वो नंबर कैलकुलेट कर लिया था, एवोगाड्रो नंबर. लेकिन एक्सप्लेन एवोगाड्रो ने किया था, पर इसलिए उसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं. बट इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फैराडे. तो अपन को अभी भी स्टैंडर्ड बताया गया है. 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर्स. तो अगर 22.4 लीटर गिवन है क्वेश्चन में कि मेरे पास x लीटर है, 22x लीटर है कोई गैस एट एसटीपी, तो अपन कहेंगे ठीक है 22.4 लीटर 1 मोल होता है, तो x लीटर कितने मोल्स होगा मैं कैलकुलेट कर दूंगा. लेकिन वो एसटीपी गिवन होना चाहिए कंडीशन. बिल्कुल. तो इसका मतलब ये हुआ. अच्छा, इसमें एक और वर्ड यूज करेंगे, वो एसटीपी और एनटीपी. वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है. लेकिन केमिस्ट्री में अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता एसटीपी गिवन है या एनटीपी गिवन है. केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे आप एसटीपी लिखो या एनटीपी लिखो. केमिस्ट्री कैलकुलेशन में दोनों का एक ही मतलब होता है. तो क्या किसी और सब्जेक्ट में कुछ होगा? बिल्कुल होगा, मुझे नहीं पता. मेरे पास उतना टाइम भी नहीं कि मैं अपन उसको एक्सप्लेन करे, वरना अलग होता है वो. फिजिक्स में अलग होगा, मुझे केमिस्ट्री में नहीं चाहिए. केमिस्ट्री में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं. अपन कहेंगे भाई ठीक है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 273, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. 273 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे ठीक है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्युपाई दिस मच. तो x लीटर, अगर मैं इतना लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, कोई भी गैस हो, तो अगर x लीटर गिवन है तो कितना मोल्स? तो 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय x. एसटीपी एंड एनटीपी आर सेम, दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. मुझसे पूछा गया मुझे दोनों सेम लेने हैं, बिल्कुल सेम लेने हैं अपन को. ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे, अपन को एक और बात पता चल गया इससे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. अब मुझे थर्ड पॉइंट भी पता चल गया. नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन वॉल्यूम. तो अपन कहेंगे भाई वॉल्यूम या तो अगर लीटर में गिवन है तो आप उसे किससे डिवाइड कर लेना? 22.4 से, क्योंकि 20.2.4 होता है 1 लीटर. तो v लीटर कितने मोल्स होगा? या 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय v लीटर्स. ये मोल्स हो गया एट एसटीपी. ये अपन को क्वेश्चन में मिल जाएगा. देख भाई, मोल्स में कैलकुलेट कर सकता हूं वेट इन ग्राम से, मोल्स में कैलकुलेट कर सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, मोल्स में कैलकुलेट कर सकता हूं गिवन वॉल्यूम से एट एसटीपी. मतलब मोल्स कैलकुलेट करने के अब तक मेरे पास 3 मेथड्स आ चुके हैं. लेकिन तीनों में अलग अलग यूज्ड है कंसेप्ट. एक अगर गैस है, दूसरा अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो भी मोल्स बता सकता हूं, या फिर वेट गिवन है तो भी मोल्स बता सकता हूं. केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन बगैर मोल्स के नहीं होते. केमिस्ट्री में एवरीथिंग विल बी कोरिलेटेड विद द मोल्स. इसलिए मैं आपको मोल्स में इतना टाइम लगा रहा हूं. अब देखना, आप इनको कंपाइल करता हूं. इसमें कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो, मैं आपको बता सकता हूं. लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो. ये वैल्यू मैं कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा क्यों आता है ऐसे, और एवोगाड्रो नंबर भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो आपको बताना ही होगा. इतना सारा केमिस्ट्री अगर अपन को पढ़ना है, ठीक है ना. लेकिन अभी मैं उसमें ना, क्योंकि आप जितना समझ पाओगे मैं उतना ही बताऊंगा. अभी अपन एकदम ऐसे नहीं ना, देखो मुझे ये भी आता है, ये भी आता है. मुझे आने से क्या होता है? तुमको आएगा तो है, अच्छी बात है. नहीं आया तो तुमको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या आता है. ठीक है. सो फ्रॉम गिवन वॉल्यूम लिखेंगे अपन ना. गिवन वॉल्यूम की बात करते हैं भाई, तो अपन ने लिखा v इन लीटर्स डिवाइडेड बाय, अगर मैं ml में लिख लूं तो मेरी मर्जी, मैं तो मिलीलीटर में लिखूंगा. तो अपन कहेंगे ठीक है, मोल्स का कोई यूनिट नहीं होगा, इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो. लो भाई, हो इसको, आपने इसको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया होगा 1000 से मल्टीप्लाई करके. मैंने भी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया.
तो अगर ml में गिवन है तो मैं इसको भी ml में लूंगा क्योंकि उसका कोई यूनिट नहीं होता मोल्स का। अब देखना, आपने मुझसे कहा था कि ये मोल्स, ये मोल्स, ये मोल्स, अगर मैं मोल्स को ना n से, स्मॉल n से अपन, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स को अपन ना स्मॉल n से डिनोट करेंगे मोस्टली, स्मॉल n से। तो अपन कहेंगे ठीक है, मैं भी ना स्मॉल n से लिख लेता हूं। देख भाई, अगर ये और ये सेम है तो इसका मतलब है ये और ये सेम होना चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n लिख सकते हैं। आपने मुझे वेट इन ग्राम से कैलकुलेट करना सिखाया, डिवाइड बाय मॉलिक्यूल। आपने मुझे नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल से सिखाया, मॉलिक्यूल से सिखाया, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और आपने मुझे वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22400 से सिखाया। लीटर्स में होता तो आपने लीटर्स से भी सिखाया, ये सिखाया आपने मुझे। लेकिन वो वॉल्यूम जो गिवन होगा वो एसटीपी पे गैस का गिवन वॉल्यूम। मुझे ये पार्ट हमेशा आना चाहिए, व्हाट इज सो, क्योंकि अगर जैसे अपन रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं ना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इस इक्वेशन में अपन कहेंगे देख भाई, आपको अगर आपने मुझे कंपाउंड दे दिया ना मुझे, तो आपको ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही ये बताने की जरूरत है, ना भी ये बताने की जरूरत है। मतलब तीनों जगह अगर तुम देखोगे ना तो डिनोमिनेटर आर कांस्टेंट, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपन सबको आता है। इसका मतलब है अगर मैंने आपको वेट दिया और आपसे कहा कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, उस वेट में कितने के, मैंने मान लो मैंने आपसे ऐसे कहा, मैंने आपसे कहा भाई देखो मेरे पास ना 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ CO2? अपन क्या कहेंगे, आपने ग्राम ऑफ CO2, सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल इन। तो आपने ये पूछा है और ये दिया है मुझे, मतलब ये दिया है और ये पूछा है, तो कैलकुलेट कर लूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। ये 4.4 है, मॉलिक्यूलर मास में इसका कैलकुलेट कर सकता हूं, आपको ये और ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये मुझे दे रखा है आपने, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करूंगा और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बड़ा इजी है। अगर मुझे किसी के ग्राम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है भी कर दूंगा। इट इज अ गैस, ये भी पता है मुझे, तो मैं ऐसे ही पूछ सकता हूं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP in 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब आपने मुझे वॉल्यूम दिया है और मास दिया है, वॉल्यूम पूछा है, तो अपन कहेंगे ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, फिर इसको डिवाइड करूंगा इसके मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि ग्राम गिवन है मुझे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं और ये भी बताने की जरूरत नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, उस रेशियो को वॉल्यूम आ गया STP। बड़ा इजी। मतलब मैं जब चाहूं वेट को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, जब चाहूं वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकता हूं, जब चाहूं वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लूंगा, मतलब इंटर कन्वर्जन। तो बड़े इजी है मेरे लिए। तो आपने वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से क्या कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, और मैं कह रहा था ये सारे सेम होते हैं, तो अगर वॉल्यूम पूछोगे तो ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो मुझे ये गिवन है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। बड़ा इजी है फिर तो अपन इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए कैलकुलेट करना तो अपन को, मान लो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तो अपन कहेंगे देखो भाई सर ने मुझे बताया था ऐसे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन कहेंगे भाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय n। वेट अपन को गिवन है 4.4 और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 44, मल्टी इज इक्वल टू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं सीधा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उधर तो दिखेगा नहीं, नीचे लिखना पड़ेगा आपको। ये 4.4 अपन को गिवन है,
डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 44 है और Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। ये तो बड़ा इजी है अपने लिए, देख लो, है ना, बड़ा इजी। तो अपन कैलकुलेट कभी भी कर सकते हैं, तो बहुत आसान है इसको कैलकुलेट। चलो जल्दी से जरा वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताओ, 4.4 ग्राम में कितना वॉल्यूम है? 224 liter. लो तो कैलकुलेट करके बैठी थी, तो फिर कुछ क्वेश्चन हो जाए। अच्छा भाई इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, हाँ? ये सब लिखा हुआ है, अपन को पता है। अब ये कैलकुलेट कर चुकी है, वो बता रही कि सर मैं तो कैलकुलेट कर चुकी, तो मैं इसको हटा दूं। ये भी आपके पास है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसे जनरली अपन क्या बोलते हैं, शीट वगैरह या जो भी अपन को शीट में लिखना उसमें वाई मैप जैसे गिवन होगा, तो अपन वो वाई मैप पर पहले अपन एक बार वो कैलकुलेट कर दूं मैं। 2.24 लीटर आ रहा है, वो बता रहा है 4.4 ग्राम था, 44 उसका मॉलिक्यूलर मास था, 22.4 से मल्टीप्लाई करना था, वॉल्यूम लीटर्स में आ गया था। ये अपने पास 0.1 है, 2.24 लीटर आ गया। लो भाई आंसर आ गया, ठीक है ना, तो वॉल्यूम आ गया। पता मैं क्या करूंगा, आपने कहा केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन बगैर मोल्स के नहीं होता, मान लिया। और आपने मुझे 3 तरीके बताए अब तक मोल्स कैलकुलेट करने के, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास गिवन होगा वेट इन ग्राम्स। अगर मुझे वेट इन ग्राम गिवन है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा, तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना था, मोल्स मिल जाएंगे। आपने कहा अगर मुझे नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स ये गिवन था, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, एवोगाड्रो नंबर से। हाँ तो ये तो अभी बताया तो था हमने। और अगर मेरे पास वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम इन लीटर्स एट एसटीपी, तो अपन कहेंगे इसको मैं डिवाइड करूंगा 22.4 मोल्स आ गया। अगर किसी का मोल्स मुझे गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट उसका वेट इन ग्राम कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे आपने लिखा तो था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखा था आपने, तो अगर किसी के मोल्स मुझे गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर, इसका मतलब मोल्स से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय Na लिखोगे, और अगर इससे ये कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लिखोगे। बिल्कुल। अब कभी कभी क्या होगा, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, जैसे मान लो अपने पास ऐसे होगा भाई, मेरे पास सपोज करते हैं 9.8 ग्राम ऑफ 1.8 ग्राम लगेगा, 1 पॉइंट, रुको ऐसे कर, मेरे पास 9 ग्राम ऑफ H2 है। मैं छोटा मॉलिक्यूल लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बड़े बड़े एग्जांपल तो जल्दी आ जाते हैं दिमाग में, छोटे एग्जांपल थोड़ा सोचना पड़ता है। अपन क्या करेंगे, 9 ग्राम H2 है, सो मुझे कहा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ H2, ये मुझे कहना। अपन पता क्या करेंगे, आपको वेट इन ग्राम कहते हैं, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं मोल्स बता दूंगा, क्योंकि मुझे एक बात पता है, मेरे पास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इस एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने एटम आ जाएंगे, उसके 3 टाइम एटम आ जाएंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है, वेट इन ग्राम गिवन है, ये वाला रास्ता ले लो, मॉलिक्यूल पे पहुंच जाओगे। आपके पास वेट इन ग्राम गिवन है, इधर से इधर आना है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर लो, और इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय Na कर लो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। और अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए H2O के कितने हैं, तो मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ एटम,
multiply by number of atom in one molecule. तो अपन कहेंगे देखो भाई इसके लिए कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स 9/80 वेट इन ग्राम 9 गिवन है मॉलिक्यूलर वेट उसका ये होता है 0.5 मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो कहूंगा 0.5 इंटू Na कर लो तो नंबर ऑफ एटम्स तो अपन कहेंगे देख भाई मॉलिक्यूल्स कितना है ये बताओ तो अपन कहेंगे ये तो एटम कितने होंगे तो अपन कहेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3 तो उसका 3 टाइम्स हो गया ये देखा अपने पास आंसर आ गया अब किसी को डाउट है तो वो अपन को बोलेगा कि इतने डाउट्स हैं ये डाउट है मतलब मैं आपको नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट करवा सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन को पता था कैसे कैलकुलेट करना है तो जरा अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट अब क्वेश्चन तुम लोग करोगे अब है ना मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं एक दो क्वेश्चन तुम करके दिखाओ लिखो भाई कैलकुलेट सर 1 मिनट हाँ ठीक है इसको लिख लो पहले ये क्वेश्चन था अपने पास एग्जांपल लिया था मैंने पहले इसको लिख लो फिर मैं बताऊंगा फिर मैं बोलूंगा लिख लिया सर चलो फिर लिखो एक क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन calculate the number of molecules present in 2.8 liter of ammonia gas ammonia मतलब NH3 होता है 2.8 liter of ammonia gas at STP टू 2.8 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट STP कितना आया आ गया Na/8 मेरे ख्याल से सही है क्योंकि 2.8 जो होता है ना डिवाइड बाय 22.4 इज नंबर ऑफ मोल्स दिस इज 1/8 और अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मल्टीप्लाई करो Na से यू विल गेट द आंसर तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/8 इंटू Na कर देते हैं और एटम पूछते तो ये मॉलिक्यूल्स हैं एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है इसका 4 टाइम एटम बता देता अगर एटम पूछते तो आपने पूछा नहीं वो बताया नहीं अच्छा ठीक है एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन calculate the number of atoms present in calculate the number of atoms present in 1.8 gram of glucose calculate the number of atoms present in 1.8 gram of glucose present in 1.8 gram of glucose
मॉलिक्यूलर वेट तुम खुद कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैंने फॉर्मूला बताया। अच्छा, नहीं जीएसटी तो तुम घुमानी है। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत पैसा लगता है और रेफरेंस अगर आगे आकर देके भरवाना होता तो वेट करना पड़ेगा। हाँ सर, क्योंकि फिर वो पैसे नहीं देगा, वो लग जाएगा सर। मैंने उसको कहा था कि हम तो तभी भरेंगे जब तो हमें दोगे, भाई कम से कम 8.5 तो निकले सर। नहीं उसकी बात करूंगा ना कि ऐसी कौन सी बात हुई कि मतलब हमको टीएस में डाल दिया। कितना करना है कितना है 3,72,000। चलो भरवाना तो पड़ेगा, सब कुछ तो भरवाना पड़ेगा। 3 लाख तो यार तो डाल दो ठीक है। और जीएसटी कभी भरेंगे तब तो 8,500। आ गया एक आंसर आया अपने पास, मैं चेक कर लेता हूँ। नंबर ऑफ एटम मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स अपन लिखेंगे, वेट आपने दे रखा है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट तो आपने दिया था 1.8 और मॉलिक्यूलर वेट है 180, तो अपन इसको 18 बाय 180 इंटू 1/10 कर लेते हैं भाई। तो ये भी अपन कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम्स होगा तो 0.01 हो गया, ये आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना 0.01 इंटू Na आ गया आपके पास। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 24 आ गए, 6 इसके 12 इसके और 6 इसके, तो 24 आ गया आपके पास। तो अपन क्या करेंगे 0.01 इंटू 24 कर देते हैं Na, मतलब Na इंटू 24 या जो भी अपन लिखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इंटू 24 कर दिया अपन ने, इतने टोटल एटम हो गए, तो अपन इसको लिखे 0.24 Na आ गया मेरे पास, 0.24 Na चलेगा। मेरे ख्याल से काफी लोगों को समझ में आ गया। अपन Na, हाँ बोलो। 1/10 0.1 होता है ना? हाँ
तो आपने 0.01 लिखा है। अबे ये 210 है ना, एक 10 तो इसका, ये अपन 18 को Okay, कैंसिल okay. करेंगे ना 180 से। हाँ ठीक है ना। यस सर। हाँ बेटा, वो हो भी सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन में ना कंसेप्ट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ कि इजीएस्ट वे में अपन पे कंसेप्ट हो, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम कैलकुलेशन देखता हूँ मैं। तो ये आ गया आपके पास भाई, ये लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को, है अब फिर उसके बाद अपन थोड़ा आगे और बढ़ें। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड ना वापस, मतलब सबको यूनिटरी मेथड आना चाहिए भाई, कि अगर मतलब इस टाइप का यूनिटरी मेथड ना, 2 बनाना 8 रुपीज का है, तो बताओ मुझे 16 बनाना लेना है तो कितने का होगा। तो 8/2 इंटू 16 ऐसे, इस टाइप का मतलब सबको आना चाहिए यूनिटरी मेथड। और अगर नहीं आता है तो बेटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अपन को बहुत जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट होगा तो मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अपन दूसरा देखते हैं। अपन लिखेंगे दूसरा, दैट इज which of the following contain maximum number of atoms, ये पूछा मैंने। तो मैं लिखता हूं दैट इज, सपोज मुझे गिवन है 36 ग्राम ऑफ H2, बी मुझे गिवन है दैट इज 6.84 ग्राम ऑफ सुक्रोज। मैं उसको सुक्रोज लिख सकता हूं। सुक्रोज शुगर है, C12H22O11, और I will write that 1 liter of water और इसका डेंसिटी मुझे गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर एम। और डी मुझे गिवन है दैट इज, सपोज अपन करते हैं कि भाई मेरे पास गिवन है दैट इज 40 लीटर ऑफ CO2, ऐसे गिवन है मेरे पास। मैंने थोड़ा मतलब ठीक ठाक बोले। अच्छा, मैं टाइम वेस्ट नहीं उसमें आपने करूंगा। 2 बार ऑप्शन लिखे। यार बेटा मतलब मुझे ना आवाज, हाँ बोलो। बस सुक्रोज में 2 बार ऑक्सीजन क्या अच्छा C12। ठीक है, वैसे मैं मॉलिक्यूलर मास लिखने वाला था उसका। C12H22O11 हो जाएगा सुक्रोज। लो भाई अब बताओ, मैं मॉलिक्यूलर मास ही दे दिया ताकि तुम टाइम वेस्ट ना करो, है ना। तो बोलो, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, किसी के पास ऐसी आवाज आ रही है ऐसे बस, अगर कोई बोल रहा है तो आवाज बताएगा। सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन Yes, sir. ए में आया, मैं देख लेता हूँ एक मिनट, है बेटा। तुमने ऑप्शन ए, अपन और सबको टाइम देते हैं कैलकुलेट करने का।
कर लूं कैलकुलेट बेटा। ये ऑप्शन सभी बता रहे हैं। मुझे चेक करना होगा। मैं मॉलिक्यूलर मास हटा दिया अब मैंने, पर 342 अपन को याद है। मैं इसको कैलकुलेट कर लूं। मॉलिक्यूल्स पूछा है आपने, नहीं एटम पूछा है। तो ये ऑप्शन बता रहे हैं सब लोग। ये मैं ऑप्शन मतलब डायरेक्टली भी लिखूंगा तो चलेगा ना, मतलब सीधा एटम लिख दूं, आपको पता है ना कैसे कैलकुलेट करना है। देख, weight in gram is 36, molecular mass is 18, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एटम्स आ जाएगा। तो ये इसके एटम, ये इसका मोल्स था, ये इसके मॉलिक्यूल थे। इससे मल्टीप्लाई करके और 3 मल्टीप्लाई करके अपने एटम लिखे। किसी को डाउट है तो बताओ। दूसरा चेक करता हूं। इसके मोल्स हो गए 6.84 डिवाइडेड बाय 342। अभी 342 है तो इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2/100 मतलब 1/50। 1/50 इंटू Na लिख लेता हूं। मॉलिक्यूल्स आ गया, और ये कितना है अपने पास 12, 22, 12 और 11। तो ये 5 हो गया, 45 आ गया। तो मेरे पास जो ये आंसर आया, ये आया 1/50, 45/50 इंटू Na। ये तो 1 से भी छोटा आ रहा है। वो तो कम से कम ये 2 टाइम आ रहा था, ये 6 Na था, तो काफी बड़ा है यार। वो तो ठीक नहीं है। ओके, अब तक मुझे ये आंसर मिल गया। अब मैं इसको क्या करूं। वाटर का वॉल्यूम गिवन है, लेकिन उसकी डेंसिटी गिवन है 1 लीटर वाटर। सो मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, और मास मुझे वाटर का मिल गया, क्योंकि आपने 1 लीटर ले रखा है, मतलब वेट ऑफ वाटर मिल गया मुझे, है वेट ऑफ वाटर। सो वेट ऑफ मास ऑफ वाटर इज, तभी तो आपने डेंसिटी दिया 1000 ग्राम। ये आपने 1000 ग्राम दिया मुझे। हाँ जी भाई, ये तो 36 ग्राम था, ये तो 1000 ग्राम और ज्यादा है। अच्छा, अपन को एक बात देख, यहां पर एसटीपी नहीं लिखा आपने, फिर इसको 1/22 कर दिया होगा तुमने। जब एसटीपी नहीं लिखा तो हाउ वी कैन से दैट, और आप डेंसिटी लिख रहे हो, तो मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके मास कैलकुलेट करूंगा ना। तुमने क्या किया होगा, 1 लीटर गिवन है, 22.4 से डिवाइड कर दो। एसटीपी है कहां, इधर भी तो होना चाहिए। लीटर ऑफ CO2, ये तो गैस है, वाटर थोड़ी गैस होता है। वो 22 वाला फार्मूला जो है ना, ये वाला, इट इज ओनली फॉर गैसेस। अपन ने लिखा ना 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर at STP or NTP irrespective of the nature of gas. Gas is water, water is a liquid. इसको आप अज्यूम करते हैं एट एसटीपी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप एसटीपी पे अज्यूम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो गैस है, ये थोड़ी गैस है। इसमें तो डेंसिटी भी दे रखा है, इसमें तो आपने डेंसिटी भी नहीं दे रखा, क्योंकि वो गैस था। अब मेरे ख्याल से अपन अब तो गड़बड़ा खा लिया अपने आंसर में। सी आने वाला है। 1000 ग्राम्स गिवन है, 36 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय Na करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, और दिस डिवाइडेड बाय 36 क्यों, 18 होगा ना, वाटर है तो। और ये जो वैल्यू आएगी ये 55.56 आता है, मतलब 55.56 इंटू 3 इंटू Na, तो बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर है। इंटू Na भी करना था अपन को, बहुत बड़ा नंबर है। तब तो अपन कहेंगे आंसर तो 165, 166 के आसपास जा रहा है मेरे ख्याल से। ये वाला पार्ट हमें पता नहीं था, सीधी सीधी बात, आपने हमें बताया नहीं, हमने यूज नहीं किया। अब हम बताते हैं कि अगर डेंसिटी गिवन है और लिक्विड वाटर है, लिक्विड के लिए है, ये गैस, आपने बताया था गैस के लिए है, चलो हमसे गलती हुई कि हमने लिक्विड के लिए यूज किया। लेकिन यहाँ आपने मतलब डेंसिटी दिया था, ठीक है, लिक्विड के लिए था, ये इक्वेशन लिक्विड के लिए नहीं होता, वो आपने 22.4 लीटर की वजह से गड़बड़ कर दिया। तो आंसर मेरा सी हो जाएगा, लेकिन क्यों हुआ वो अपन को पता चल गया। ये तो बहुत कम है ना, 40 बाय, इसमें अपन यूज करेंगे। इसमें 40 डिवाइड बाय 22.4
इंटू Na हो गया मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया एटम्स। दिस इज एटम्स। ये तो काफी का तो मैं बता दूं। मेरे ख्याल से अपन को थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया कि भाई डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वाटर लिखा हुआ तो लिक्विड है, जबकि ये इक्वेशन सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। मेरे ख्याल से अब तो कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, चलो भाई ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आ गया, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना आ गया, एटम्स कैलकुलेट करना आ गया, सारा कैलकुलेट करना आ गया। Sir, can you explain the third option again? हाँ, क्यों नहीं कर सकते अपन? देखो ना, मुझे वाटर का वॉल्यूम गिवन है, अच्छा लिखो 1 लीटर। मुझे डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, तो व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड? Density into volume. What is the density? 1. What is the volume? 1000 ml. Why you have taken 1000 ml? Why not 1 liter? Because ये gram per ml में given है. So it is equal to 1000. If I got that water is 1000 gram, then 1000 by 18. Water का molecular mass is 18. It's moles. Multiply by Avogadro number, it's molecules. Multiply by 3, it's atoms. अब बताओ भाई. समझा सर। किसी और को डाउट है तो Thank you, sir. हाँ थैंक यू सर। अच्छा अबे थैंक यू मतलब इसको बताने के लिए बोल रहे हैं क्लास खत्म करो थैंक यू? नहीं सर, बताने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर तो थैंक यू की जरूरत नहीं थी, फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपन को डाउट्स जब भी पूछने होंगे ना आप आराम से पूछ सकते बेटा, कोई बात नहीं। तो ये अपना आज का अपन यही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अपन गैसेस को नेक्स्ट टाइम और पढ़ेंगे। लेकिन अब अगर ये हो गया तो आपको होमवर्क मिलेगा। आपको कुछ मिला अभी तक? आपको हार्ड कॉपी मिली? वो सर सॉफ्ट कॉपी भी नहीं मिली केमिस्ट्री। नहीं मिला केमिस्ट्री का अभी? नहीं, किसी और सब्जेक्ट में? फिजिक्स का मिला है सर। अरे यार ये तो पार्शियलिटी है, मेरे सब्जेक्ट को नहीं दिया। ठीक है अपन बोलेंगे, ये तो अपन बिल्कुल बोलेंगे। चलो हम वर्क करते हैं। अपने पास एक एक्सरसाइज 1 है और एक्सरसाइज 2 है। 15 क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज 2 से भी फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट टाइम भी कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया था और मुझसे मतलब कहा गया कि अगर बच्चे फ्री रहेंगे तो शैतानी करते हैं घर में, इसलिए उनको होमवर्क दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं अब कहेंगे सर ठीक है क्वेश्चन नहीं है तो करेंगे कहाँ से? मैं भेजता हूँ ना अभी 5 मिनट में, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आने वाले थोड़ी देर में। ठीक है ना? चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर अपन गैसेस के बारे में ये क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का जो एक बेसिक पार्ट है ना, जिसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, वो अपन पढ़ा। सर इसका पीडीएफ कब तक आएगा? कौन सा? आप जो दियो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, हाँ इसका पीडीएफ। इसका पीडीएफ अच्छा पीडीएफ भेज दो, मुझे लगा इसका फोटो क्लिक करके भेज देता हूँ क्वेश्चंस का। हाँ सर वो भी चलेगा। तो मैं दोनों ही भेज दो ना सर। अभी दे भेजता हूँ विद इन मतलब 20 मिनट्स। ठीक है ना? सो दैट यू विल गेट सफिशिएंट टाइम ना, वरना फिर प्रॉब्लम होगी ना, फिर अपन को होमवर्क भी तो करना है। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू हो जाए। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. बाय।